Hello everyone, I am Lisha, your physics educator at Vigyanis. I hope you all are doing good, है ना? और CUET के जो हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप ज़रूर देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एज़ वेल एज़ बायोलॉजी सब्जेक्ट के एंड हम लोगों ने 2023 का पेपर जो है उसका पार्ट 1 अभी तक अपलोड कर दिया है एंड आई थिंक आप सबने वो देख लिया है, ठीक है? आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का पार्ट 2 मतलब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं सीयूईटी के 2023 के पेपर में जो आए थे फिजिक्स के वो मैं आज आपको एनालाइज करवाने वाली हूँ वी विल बी डिस्कसिंग देम इन क्लास बट रिमेंबर दिस थिंग जो 2023 का पेपर था उसमें क्वेश्चंस जो थे ना वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आए थे बट कम्युनिकेशन सिस्टम नाउ इज नॉट इन आवर सिलेबस ठीक है जैसे कल पोटेंशियोमीटर था वो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था एक स्किप करवाया था क्योंकि वो अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है सीयूईटी के प्लस यहाँ पे भी कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो वो जो दो क्वेश्चन है वो मैंने ओमिट कर दिए हैं ऑलरेडी 40 क्वेश्चन आए थे 20 वी हैव डन 20 वी वर लेफ्ट विद मैं आपको 18 क्वेश्चंस ही करवाऊंगी क्योंकि वो दो क्वेश्चंस हैं दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ओके CUT 2025 so you all know that कि we are going to start a crash course from 7 of April which is free of cost जहाँ पे आपको सारी PPTs सारी PDFs मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर नेम्ड विज्ञानीज सो अभी तक अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स और अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए पीसीबी का सो यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड दिस क्रैश कोर्स अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7 ऑफ अप्रैल प्लस बच्चे अगर किसी को फ्री नोट्स अगर किसी को नोट्स भी चाहिए प्रॉपर नोट्स की हाँ कि सीयूईटी में अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो मेरे को ये नोट्स चाहिए रिटर्न चाहिए तो उसके लिए यू कैन बाय दोज नोट्स पीसीबी तीनों कंटेंट आपको मिलने वाले हैं at 499 only so you can purchase those notes but those who want to just study through YouTube जहाँ पे आपको complete syllabus कराया जाएगा तो 7 of April से आप live आएंगे ओके फिजिक्स की क्लास मैं लेने वाली हूँ दैट विल बी फ्रॉम 7 to 8 PM और बायो और केमिस्ट्री की क्लासेस भी आप देख सकते हैं ठीक है एक वेबिनार शेयर किया था आरुषि मैम ने आपके साथ जस्ट गो एंड वॉच दैट वेबिनार वहां पे आपके साथ क्लास के टाइमिंग सब शेड्यूल जो है वो शेयर किया गया है ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस तो जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली जस्ट अ सेकेंड प्लीज सो जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट तो जो हमारा एलसीआर सर्किट है उसका इम्पीडेंस की बात करनी है मेरे को इम्पीडेंस का मतलब होता है नेट रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया है इम्पीडेंस जेड विच इज नेट रेजिस्टेंस देखो रेजिस्टेंस क्या करता है इट इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट इम्पीडेंस की बात हम तब करते हैं जब मेरे पास सर्किट में रेजिस्टेंस के अलावा और भी चीजें हैं मान लो मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर आई एम हैविंग अ कैपेसिटर अ इंडक्टर अ रेजिस्टेंस तो उस केस में मैं खाली रेजिस्टेंस की बात नहीं कर सकती या खाली आई कैन नॉट टॉक अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आई नीड टू टॉक अबाउट इम्पीडेंस इम्पीडेंस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट so which is given by formula z is equals to under root r square plus xl minus xc whole square you can also write xc minus xl whole square that is one and the same thing क्योंकि square है बाहर doesn't matter okay so option number a will be correct okay arrange the following types of electromagnetic waves in the increasing order of their frequency increasing order of their frequencies में आपने electromagnetic waves को arrange करना है तो इसके लिए यहाँ पे देखिए I have shown you electromagnetic spectrum which consists of 7 waves so you can see first is the radio wave सबसे पहले रेडियो वेव्स दिखाई गई हैं ठीक है फिर माइक्रोवेव्स फिर इंफ्रारेड है फिर विजिबल है फिर यूवी है एक्स एंड देन गामा है ये जो है रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल यूवी एक्स गामा ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में है तो आपने इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में बताना है तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए किसकी होगी गामा की होगी ना तो यस आंसर विल बी गामा रेज ठीक है अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज द गामा रेज
और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इसमें से रेडियो वेव्स की होगी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। और हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? इसी की होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी लो, उसकी वेवलेंथ बहुत हाई होती है क्योंकि न्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ साउंड, वो स्पीड ऑफ साउंड के साथ चलती हैं। ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन ऑल द मीडिया, हर एक मीडियम में इक्वल स्पीड के साथ चलती हैं। ट्रेवल इन द फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलती हैं। या डू नॉट ट्रेवल थ्रू द मीडियम, मीडियम से ट्रेवल ही नहीं करती हैं। सो यू शुड नो दैट ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द स्पीड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करती है। मीडियम में स्पीड कम हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज 60 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के वो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दैट इज एफओ इज 60 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन द मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 20 वी नीड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। आपको पता है ये 2024 के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा वहां पे भी देख सकते हो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन टेलीस्कोप से रिलेटेड आया हुआ था। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यू नो दैट टेलीस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट को व्यू करने के काम आता है, और एक हमारा क्या होता है, आईपीस होता है, जहाँ पे हम अपनी आंख रखते हैं, वी कीप आवर आई सो दैट वी कैन व्यू दी ऑब्जेक्ट। दोनों ही कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, बट हाँ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, उसका डायमीटर भी ज्यादा होता है ताकि मैक्सिमम लाइट जो है वो गैदर कर सके, है ना। और आईपीस छोटा होता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे। तो मैग्निफिकेशन कह रहा होता है माइनस एफओ बाय एफई होता है ना। तो मैग्निफिकेशन कितनी चाहिए भाई आपको? 20 चाहिए। एफओ कितना है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 60, तो यहाँ से एफई निकल जाएगा, एफई निकल जाएगा ना, एफई आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म किस पे डिपेंड करती है? तो डिस्पर्सिव पावर देखिए डिपेंड करती है डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 के। तो किस पे डिपेंड करती है? शेप पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। देखिए डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर मतलब कि अगर एक रे ऑफ लाइट एक प्रिज्म पे फॉल करेगी तो वो कितना डिस्पर्स होगी, है ना, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? उसको कोई मतलब नहीं शेप क्या है, उसको क्या मतलब, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा। अगेन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड अपॉन। मैग्निफिकेशन किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है? अभी वैसे तो आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा है, दैट इज एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, है ना। यहाँ पे ये तो होता है उसका वैसे तो टेलीस्कोप का, बट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की बताना है कि किस चीज पे मैग्निफिकेशन डिपेंड नहीं करती है। फोकल लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, डायमीटर पे डिपेंड नहीं करती, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एट द फोकस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द एंगल सबटेंडेड बाय आईपीस। देखो एंगल पे तो ऑब्वियस मैग्निफिकेशन डिपेंड नहीं करती है, मैग्निफिकेशन इस पे तो डिपेंड ही नहीं करती है। डायमीटर पे भी डिपेंड नहीं करती, वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। तो किस पे डिपेंड नहीं करती है? सेकंड और थर्ड पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप मस्ट बी ऑफ लार्ज डायमीटर इन ऑर्डर टू। ऑब्जेक्टिव देखो ये मैंने आपको पहले 2024 के पेपर में भी एक्सप्लेन किया, और अभी भी जब टेलीस्कोप का पेपर क्वेश्चन आया था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो टेलीस्कोप है मेरे पास उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़ा रखा जाता है, और जो आईपीस होता है वो छोटा रखा जाता है। इसको बड़ा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू, किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू व्यू फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब जो ऑब्जेक्ट्स में से बहुत दूर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट में से दूर है, अगर मैं छोटा सा लेंस लगा दूंगी उसको देखने के लिए, वो इतनी सफिशिएंट रेज ही नहीं कलेक्ट कर पाएगा कि आप उसे देख पाओ। क्योंकि एक तो इतनी दूर से रेज आ रही हैं, तो वैसे ही डाइवर्ज हो के आ रही हैं, पता नहीं कितनी कम नंबर ऑफ रेज आएंगी आपके लेंस में, ठीक है। अब लेंस में रेज तो आ जाएंगी, अगर मान लो रेज नंबर ऑफ रेज सिर्फ 5 ही एंटर कर रही है, एक तो इतनी दूर से आ रही है, वैसे एनर्जी इतना लॉस हो जाएगा, कितनी वीक इमेज बनेगी, आप उसे व्यू भी नहीं कर पाओगे, इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। सो आई नीड टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव
so that it can collect the maximum number of rays at a time and I can view the object with maximum intensity. ठीक है? So why it is increased? To remove chromatic aberration. क्या मुझे chromatic aberration remove करना है? नहीं. Remove spherical aberration? नहीं. Gather light for higher resolution? बिल्कुल. Increase the range of observation. Range of observation नहीं, लाइट को ज्यादा गैदर करना है. ठीक है? नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 2 वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है. स्टेटमेंट 1 क्या है? डाइफ्रेक्शन टेक्स प्लेस फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल. कह रहा है डाइफ्रेक्शन हर तरह की वेव्स के लिए पॉसिबल है, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो नॉन मैकेनिकल है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है. आई गेस इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू कि मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है, विच नीड्स मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. जैसे साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, वाटर वेव इज अ मैकेनिकल वेव. नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए है. ठीक है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है हमारी. ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर होता है. लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है? जिसमें प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल की वाइब्रेशन इज इन पैरेलल डायरेक्शन. ठीक है? सो स्टेटमेंट ये 2 है. स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? डाइफ्रेक्शन इफेक्ट इज perceptible only for only if wavelength of light is comparable to the dimension of diffracting device. कह रहा है कि क्या कह रहा है कि डाइफ्रेक्शन इफेक्ट जो है वो सिर्फ परसेप्टिबल होता है. किसके लिए परसेप्टिबल है? इफ द वेवलेंथ ऑफ जो है वो कंपेरेबल है टू द डाइफ्रेक्टिंग डिवाइस. देखिए, पहले तो डाइफ्रेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट का बेंड करना इज डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट. हमें बचपन में पढ़ाया जाता था लाइट नेवर बेंड्स. पढ़ाया जाता था बचपन में कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट बेंड नहीं करती है ना? इसके लिए एक एक्टिविटी भी होती थी, लाइट लेते थे, चार्ट में से यहाँ पे अगर आप आई लगा के देख रहे हो तो आपको यहाँ कैंडल है, तो कैंडल विजिबल है और अगर इसी चार्ट को बेंड कर दिया जाए, है ना? ऐसे, तो यहाँ पे अगर आपकी आई है तो आपको विजिबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लाइट तो बेंड नहीं करेगी, लाइट तो स्ट्रेट चलेगी, है ना? बट हम कहते हैं डाइफ्रेक्शन में लाइट बेंड करती है. तो लाइट कब बेंड करती है भैया? लाइट बेंड करती है जब वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल. मतलब अगर ऑब्स्टेकल बड़े ही छोटे साइज का है और वेवलेंथ भी छोटी है, अगर ऑब्स्टेकल छोटी साइज का है और वेवलेंथ भी छोटी है तो लाइट बेंड करेगी और उस रीजन में जाएगी वेयर वी वर एक्सपेक्टिंग देयर विल बी अ ज्योमेट्रिकल शैडो. मतलब ज्योमेट्रिकल शैडो मतलब वहां लाइट नहीं होगी और आपको लाइट दिखेगी. दिस फिनोमेना इज नोन एज डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट. तो वो कह रहा है डाइफ्रेक्शन जो है हर तरह की वेव्स में होता है. ये बात बिल्कुल ठीक है. उसको कोई मतलब नहीं होता कि वेव मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है. जैसे पोलराइजेशन जैसा फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ कब होता है? जब लाइट वेव कैसी होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है. पोलराइजेशन डू नॉट अकर इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. बट डाइफ्रेक्शन को कोई फर्क नहीं कर पड़ता. वो कोई भेदभाव नहीं करती है. डाइफ्रेक्शन सब में होती है. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि जो डाइफ्रेक्शन है वो तभी पॉसिबल होती है जब वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल होती है डाइफ्रेक्टिंग डिवाइस की, मतलब ऑब्स्टेकल की. तो ये बात भी ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है. ठीक है? पर स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट रीजन. रीजन नहीं है कि भई उसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता. देयर इज़ अ डिफरेंट रीजन. तो बी विल बी द राइट आंसर. ठीक है? नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. जो इंटेंसिटी है डिपेंड्स अपॉन. लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करते हैं? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. चलो बताओ फिर किस पे करती है? एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे, वेलोसिटी पे. किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. ठीक है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ना, पढ़ते आते हो बचपन से. तो ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है ना? नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो बताना है कि ये जो ग्राफ है फोटो करंट का कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के साथ, आपने बताना है कि ए बी सी, ये जो पॉइंट्स आपको मार्क करके दिए गए हैं ए बी सी, ये किस किस को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं? कि रिटार्डिंग पोटेंशियल को कौन सा पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड करता है ना? और रिटार्डिंग पोटेंशियल को कौन सा पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को कौन सा पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड करता है? और सैचुरेशन करंट को कौन सा पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड करता है? तो देखिए भई, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो रिटार्डिंग पोटेंशियल को कॉरेस्पॉन्ड करता है कि इतने पे आके हमारा जो करंट है वो रिटार्ड कर जाएगा, रुक जाएगा. तो ए इज़ रिटार्डिंग पोटेंशियल. बी जो है, यहाँ पे दिस इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल. जो बी है
ठीक है? जो हमारा देखिए ना बी वाला है, वो किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है? सैचुरेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है ना? सैचुरेशन हो रही है यहाँ पे। और जो सी वाला है, वो किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को, ठीक है? तो इसके बेसिस पे यू कैन सी दैट सी इज़ रिप्रेज़ेंटिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है? वेट, थर्ड वन इज़ रिप्रेज़ेंटिंग द stopping potential. Second one is representing the second one is representing the saturation current. देखिए जो ए पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल को। बी पॉइंट जो है ए स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉप हो रहा है यहाँ पे आके। बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैचुरेशन को, सैचुरेशन करंट आ गया है। सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डिंग पोटेंशियल को। तो बी ऑप्शन ठीक होगा। ए इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल कि यहाँ पे आके रुक गया है, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, in a photoelectric experiment, the stopping potential for the incident light of wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट के लिए इज 2 वोल्ट। वोल्टेज कितनी मतलब अगर तुम्हें पोटेंशियल को स्टॉप करना मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 2 वोल्ट है अगर कितनी वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट है 2000 की। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट इज नाउ 3000 एंगस्ट्रॉम, आपने बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो भई ये तो बहुत सिंपल है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लैम्ब्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√v होता है। पढ़ा है? पढ़ा है ना? तो यू कैन से दैट लैम्ब्डा 1 बाय लैम्ब्डा 2 इज़ इक्वल्स टू √v2 बाय v1। व्हाट इज़ v2? 2 वोल्ट। नहीं v2 मुझे निकालना है। v1 कितना है? 2 वोल्ट। और लैम्ब्डा 1 कितना है? 4000। लैम्ब्डा 2 कितना है? 3000। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट कट तो कट जाएगा। स्क्वायरिंग कर दो। तो V2 बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 16 बाई 9, 2 ऊपर ले जाओ, तो V2 आएगा हमारे पास 32 बाई 9, ठीक है? 32 बाई 9 इज़ कितना आएगा? वैसे तो देखो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्यों? 32 बाई 9 इज़ विल बी 3 पॉइंट समथिंग, है ना? तो मतलब 2 वोल्ट से ज़्यादा आएगा। और प्लीज़ ध्यान दीजिए, लैम्ब्डा जो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी है। लैम्ब्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम्हारी वेवलेंथ कम हो गई है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा ना। तो लैम्ब्डा 4000 से 3000 हो गई, लैम्ब्डा 4000 से 3000 हो गई है, तो लैम्ब्डा कम हो गई है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज़ ना, है ना? सो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले 2 था, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मोर देन 2 वोल्ट और आपने वेरीफाई भी कर लिया भई आ रहा है वो 2 वोल्ट से ज़्यादा। तो इन केस पेपर में कैलकुलेट करना आ जाता है, तो वो भी आपको आ गया और अगर डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो वो भी आपको आ गया है ना? नेक्स्ट, इट इज़ एसेंशियल टू कंसिडर लाइट एज़ अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स टू एक्सप्लेन। मैंने कहा कि लाइट जो है वो फोटोन से मिलके बनी है मतलब लाइट का डिस्क्रीट नेचर है, कॉन्टिन्यूअस नहीं डिस्क्रीट नेचर है। ये अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो ये किस फिनोमिना के लिए है? ये अगर मुझे यूज़ करना हो, क्या वो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सपोज़ करूँगी? या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या रिफ्लेक्शन को? देखिए जो बाकी सब फिनोमिनाज़ है डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन These can be explained on the basis of continuous nature of light मतलब डाइफ्रैक्शन तो बेसिकली एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट। लेकिन जो ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है ये दोनों नेचर पे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ फोटोन्स, लाइट हैज़ अ डिस्क्रीट नेचर वो यूज़ किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटर इफेक्ट जैसे फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? बेसिकली आपने याद रखना है कि लाइट का वेव नेचर होता है, वो किन 3 फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है? इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। और लाइट का मतलब कॉन्टिन्यूअस नेचर है यहाँ पे, एनर्जी कैसी है यहाँ पे? कॉन्टिन्यूअस है। और अगर मैं कह रही हूँ एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू एनर्जी है। तो वो 2 फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है, वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट।
ठीक है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइमन ट्रांजिशन इन्वॉल्व। लाइमन की जो ट्रांजिशन है वो क्या इन्वॉल्व करती है? लार्जेस्ट चेंजेस इन एनर्जी, स्मॉलेस्ट चेंज इन एनर्जी, लार्जेस्ट चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉलेस्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये क्वेश्चन भी 2024 में कुछ किसी तरीके से पूछा गया है, तो सिंपल सी बात ये है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब लाइमन सीरीज होती है तो कहीं पे भी जो भी फॉल होगा वो कहाँ पे होगा? फर्स्ट पे होगा। चाहे वो यहाँ से यहाँ गिरे या यहाँ से गिरे या कहीं से भी गिरे, फर्स्ट पे गिरने वाली है। फाइनल एनर्जी स्टेट इज गोइंग टू बी 1। तो हमेशा यहाँ पे जो एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होता है ट्रांजिशन का, वो मैक्सिमम होता है। तो वेवलेंथ मिनिमम होती है और एनर्जी चेंजेस क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। तो ए बी सी डी में से आई गेस आपको समझ आ रहा है कि कौन सा आंसर ठीक होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी ए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक आयन। आप सबको पता है कि जो बोहर था उसने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा को, किया था उसने हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन, है ना? और उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था कि जो 1 बाय लैम्डा है दैट इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर। ये तो पता है आप सबको। तो कह रहा है, और यहाँ पे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है भाई हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हम Z1 ले लेते हैं, 4H, लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए तो H अलग होगा। तो कह रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कब आएगी? जब वो जस्ट नेक्स्ट से फॉल करेगा, मतलब n इक्वल्स टू 2 से लेके जब वो n इक्वल्स टू 1 पे फॉल करेगा। ठीक है, मतलब n इनिशियल विल बी 2 और n फाइनल कितना होगा? 1। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू z स्क्वायर, z तो 1 हो जाएगा, RH 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। ठीक है जी। अब कह रहा है कि वो किसके इक्वल है? ये जो वेवलेंथ है ये किसके इक्वल है? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में फाइनल स्टेट क्या होती है? 2। 2 पे गिरेगा। और सेकेंड कब आएगी? देखो, फर्स्ट आएगी जब वो 3 से गिरेगा, सेकेंड आएगी जब वो 4 से गिरेगा। तो एन इनिशियल क्या हो गया? 4। जेड स्क्वायर, हीलियम की हाइड्रोजन लाइक आयन। ठीक है, सो यहाँ पे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। आपने यही जेड ही निकालना है, आर एच इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। बस अब इनको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 1 बाय लैम्डा 1 बाय लैम्डा तो इक्वल ही है, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू आर एच से आर एच भी कट जाएगा, जेड स्क्वायर वाली टर्म ऊपर लगता है, जेड स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस 1 बाय 4 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 3 बाय 4 आएगा, जेड स्क्वायर इंटू 6, you can write it as 16 minus 4 that is 12, 16 into 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 3 से 3 कैंसिल, z आ जाएगा 2 यहाँ से। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका? 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? डी। ठीक है, while solving you need to comment your answer as well। अगर आप मेरे से पहले सॉल्व कर लेते हैं, if you are watching the video and if you solve prior to me, you need to comment, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स इज 20 ईयर्स। भाई पहले आइसोटोप की जो हाफ लाइफ है वो 20 ईयर्स है। ठीक है, इट डिकेज इनटू अनदर एलिमेंट, एक्स है वो वाई में डिके कर रहा है। ठीक है, और एक टाइम पे जो इन दोनों की रेशो है वो 1:7 है, मतलब ये अगर 1 है तो ये 7 में प्रेजेंट है। द एज ऑफ द रॉक इज एस्टिमेटेड टू बी, आपने एज निकालनी है। देखिए भाई, मान लीजिए मैंने इनिशियली इसके n नॉट नंबर ऑफ एटम्स लिए, इनिशियली तो ये 0 था, फिर मान लेते हैं कि इसके n रह गए। तो n कैसे रह गए? n नॉट में से n माइनस कर दोगे, बाकी बचे हुए किसके होंगे? y के होंगे। अगर इसके n रह गए तो बाकी बचे हुए, मान लो आपके पास 100 थे, इसके 40 हो गए, तो उसके कितने होंगे? 50 ही होंगे ना, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो सेम रहेंगे, तो यहाँ n है तो यहाँ क्या आ जाएगा? n नॉट माइनस n। तो मतलब n बाय
एन नॉट माइनस एन तुम्हें कितना गिवन है 1/7 एट अ गिवन टाइम, ये रेशियो इतनी है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7n किसके इक्वल आएगा, एन एन नॉट माइनस एन के, एन को इधर ले आओ, 8n इज इक्वल टू एन नॉट, या फिर आप कह सकते हैं एन बाय एन नॉट कितना आ गया 1/8। ठीक है, ठीक है जी। अब इसके बाद ये फॉर्मूला होता है एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर एन। एन बाय एन नॉट तो भाई 1/8 है, 1/2 रेज टू पावर एन है, ये 1/2 रेज टू पावर 3 लिखा जा सकता है, 1/2 रेज टू पावर एन लिखा जा सकता है, यहाँ से एन आ जाएगा 3, एन क्या आ जाएगा 3, मतलब 3 साल उसकी क्या है, एज है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ऑप्शंस मैंने उल्टे सीधे लिख दिए हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन किसी और के आगे। ओके, हम्म, वेट वेट वेट, एन 3 है, ओके ओके, ठीक है, ऑप्शन किसी और के नहीं है, मैंने कुछ और, देखो ये एन आया 3, हाफ लाइफ, अब आपने हाफ लाइफ निकालनी है। देखो पहली हाफ लाइफ आई 20 ईयर्स पे, तो तीसरी हाफ लाइफ कब आएगी, कब आएगी, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 60 ईयर्स आएगा भाई, ए ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है आपका। ठीक है, ओके, अरेंज दी फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ फोटो डायोड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। फोटो डायोड किस प्रिंसिपल पे कैसे काम करती है, आपको 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, आपने बताना एबीसीडी में से कौन सा ठीक है। पहले ऑप्शंस पढ़े, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड एंड पी साइड। देखो अगर आपने पहले दो भी सही पहचान लिए ना, आप तक देख सकते हो सबकी सीरीज अलग है, तो आपका काम हो गया, आपको आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो क्या होगा, फोटो डायोड कैसे वर्क करेगी, सबसे पहले तो लाइट ही गिरेगी, फिर वो फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा और वो सेपरेट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, लाइट ही गिरेगी, सबसे पहला तो सी आना चाहिए, तो बी, ए और डी तो हो गए गलत, या तो बी ठीक है या सी ठीक है, तो कौन सा होगा देखते हैं अब। लाइट गिरेगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। जब लाइट गिरेगी पहले फोटोन एब्जॉर्ब होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा ना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा ठीक आ जाएगा आपका, बी। ठीक है, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, बाकी आप देख सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया। अगर ये फोटो डायोड है, इफ दिस इज अ फोटो डायोड, सबसे पहले लाइट गिरेगी इसके ऊपर, फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे, फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा तो वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, एंड ठीक है, फिर कलेक्शन हो जाएगा उनका। लास्ट लास्ट सेकंड है ये हमारा, जीनर डायोड के ऊपर है बेसिकली। सो जीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट है, मतलब 15 वोल्ट तो यही जीनर ही लेगा, पीछे से कितनी भी वोल्ट आ रही है। इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया गया। द करंट थ्रू द डायोड, डायोड में से कितना करंट फ्लो करेगा, 10, 15, 20 या 5। देखिए भाई, पीछे से 20 वोल्ट दे रहे हैं, पीछे से कितनी वोल्ट दे रहे हैं, 20 वोल्ट दे रहे हैं। मान लो यहाँ से करंट आया आई, पीछे से कितना करंट आया, ये जो 250 ओम वाला है, यहाँ से आया आई करंट, यहाँ पे चला गया आई जेड, और यहाँ पे चला जाएगा आई माइनस आई जेड, है ना। तो पहले अगर मैं ये वाला करंट निकाल लूं और मैं ये वाला करंट निकाल लूं, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा। पहले मैं लोड के क्रॉस करंट निकाल रही हूँ, देखो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर जीनर 15 वोल्ट का है तो लोड रेजिस्टर को भी हमेशा कितनी वोल्ट मिलेगी, 15 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे 15 वोल्ट मिलेगी, करंट मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, मतलब 1000 ओम। तो यहाँ से करंट आ जाएगा 15 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या 15 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको मैं आई एल लिख देती हूँ, आई एल इज लोड थ्रू करंट, सॉरी करंट थ्रू लोड। अब मैं यहाँ भी निकाल लेती हूँ, देखो जो ये 250 ओम है, ये जो 250 ओम है, पीछे से 20 वोल्ट आई, 15 वोल्ट तो ले गया जीनर, 15 वोल्ट कौन ले गया, जीनर ले गया, तो बची कितनी 5 वोल्ट, तो यहाँ कितनी जा रही है 5 वोल्ट। V इज इक्वल टू आई आर, 5 वोल्ट गई यहाँ पे, करंट मैंने मान लेती हूँ यहाँ पे क्या है, टोटल करंट इज आई, रेजिस्टेंस है 250, तो दैट इज आई इज इक्वल टू 5/250, दैट इज 1/50, दैट इज 1/50 को कैसे 0.2, है ना, या फिर ये आ जाएगा 20 मिली एम्पियर, ये एम्पियर है तो मिली एम्पियर में ही आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। तो देखिए पीछे से करंट आया 20 मिली एम्पियर का,
लोड ने कितना ले लिया? सिखाया ना अभी, लोड ने कितना ले लिया? निकाला था 15 मिली एम्पियर। तो इसके पास कितना जाएगा? 20 में से 15 माइनस कर दोगे ना, तो आईज़ेड कितना आ जाएगा? 20 माइनस 15 दैट इज़ 5। ओके? नेक्स्ट, in a PN junction में the potential of PN side becomes higher alternatively, कि पहले P हाई पे चला जाएगा फिर N हाई पे चला जाएगा, ऐसे ऑल्टरनेटली वेरी करेगा। P जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है एज़ कम्पेयर टू N, N जो है वो हायर पोटेंशियल पे होता है एज़ कम्पेयर टू P। बोथ P एंड N आर एट सेम पोटेंशियल। भाई देखिए दोनों सेम ही पोटेंशियल पे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि P पॉजिटिव चार्ज है, N नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, दोनों ही सेम पोटेंशियल पे होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप बाहर से बाइसिंग करो। अब उसने ये तो कहा नहीं कि मैं फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहा हूँ या रिवर्स बाइसिंग कर रहा हूँ। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब बैटरी बाइसिंग का मतलब बैटरी लगाना। अगर वो कहता मैं फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहा हूँ, फिर मैं कह सकती थी कि P इज़ एट हायर पोटेंशियल, N इज़ एट लोअर पोटेंशियल। अगर वो कहता कि मैं रिवर्स बायसिंग कर रहा हूँ, तो फिर मैं कह देती कि P इज़ एट लोअर पोटेंशियल, N इज़ एट हायर पोटेंशियल, लेकिन उसने कहा ही नहीं, उसने सिंपल बोला ही ना पीएन जंक्शन। तो भाई पीएन जंक्शन में दोनों सेम ही पोटेंशियल पे होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, दोनों सेम ही पोटेंशियल पे है, दोनों ही न्यूट्रल है। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? 7 अप्रैल से 7 बजे रात को डेली शाम को डेली आपकी क्लास होगी 1 घंटे की 7 टू 8, ओके? Do subscribe the channel, share it with your friends, join the Telegram channel, so that you can get the free content and if you want to study the complete syllabus 40 days के अंदर-अंदर मतलब between 40 days आपका ये syllabus जो है पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक है? With questions everything, ठीक है? So thank you everyone for watching. Do like the video, please comment and share it with your friends. Subscribe the channel. Thank you so much.